हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तैयारी बहुत ज़बरदस्त आपकी चल रही होगी। तो आइए आज हम लोग हिंदी साहित्य के एक खंड रीतिकाल पे चर्चा करते हैं। तो रीतिकाल में जैसा कि आप देख रहे हैं कि रीतिकाल में जो रचनाकार हुए हैं उनकी आज हम लोग बृहद रूप से चर्चा करेंगे और उनके रचनाओं की चर्चा करेंगे। तो रीतिकाल जो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तीसरा काल माना जाता है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल और तीसरा रीतिकाल। इसके बाद आप आधुनिक काल की रचनाओं को देखेंगे और उनके रचनाकारों को देखेंगे, उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। तो रीतिकाल का जो समय रहा है वो 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत का जो समय रहा है वो रहा है बच्चों रीतिकाल का। अगर इसको हम लोग ईस्वी में परिवर्तित करते हैं तो ये आपका परिवर्तित होके इसमें 57 वर्ष को आप घटा देंगे और यहाँ से आपका ईस्वी में परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसा कि मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ, तो जूम करने से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है। तो जैसा कि लिखा है कि रीतिकाल में क्या है, इसमें थोड़ा सा मैं पेन क्लियर कर लूँ, ले लूँ ये। तो रीतिकाल की अगर हम बात करें तो रीतिकाल में बच्चों ये हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 1700 से 1900 विक्रमी संवत का जो समय रहा है वो रीतिकाल कहा जाता है। इसे बेटा इम्पोर्टेंट क्या है, उत्तर मध्यकाल की भी संज्ञा विद्वानों ने दी है और इससे पहले भक्ति काल था, उसे पूर्व मध्यकाल की संज्ञा दी है। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि उत्तर मध्यकाल कौन सा काल है। इसके बाद इसमें क्या लिखा है आप लोग देखेंगे। इसके बाद इसमें ये लिखा है बच्चों कि इस युग की मुख्य पहचान काव्य शास्त्र के नियमों जैसे रस, छंद, अलंकार के आधार पर की गई है और श्रृंगार प्रधान रचनाएं इसमें हुई हैं, ठीक है। इसके दरबारी संस्कृति और मुख्य आधार थी, मतलब दरबारी संस्कृति इसका मुख्य आधार थी, यानी दरबार में जो कवि रहते थे वो संस्कृति यानी उनको इसका बहुत अच्छा भान था, ठीक है। तो ये आप लोग ये इसकी विशेषता रही। अब इसको रीतिकाल को हिंदी साहित्य में विद्वानों ने मुख्यतः 3 भागों में बेटा विभाजित किया। 3 भाग कौन कौन से हैं आइए उनको भी हम लोग देख लेते हैं। 3 भाग में पहला जो भाग है बेटा वो है आपका रीतिबद्ध, ठीक है। तो रीतिबद्ध क्या है, रीतिबद्ध को देखेंगे। रीतिबद्ध में लिखा है रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत ऐसे कवि आते हैं जिन्होंने काव्य रूपों, अलंकारों, छंदों को आधार मानकर जो है लक्षण ग्रंथों की रचना की है। यानी ऐसे कवि इसमें हुए हैं जिन्होंने काव्य, छंदों और अलंकारों को आधार मानकर जो ग्रंथ लिखे हैं, ऐसी रचनाएं इसमें हुई हैं, ठीक है। वहीं पर रीति सिद्ध की अगर हम बात करें, रीति सिद्ध काव्य क्या है, इसमें क्या हुआ, रीति सिद्ध कवि वे कवि हैं जिन्हें काव्य शास्त्र यानी जिसको हम रीति कहते हैं का गहन ज्ञान था, यानी ज्ञान की बातों की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएंगे। और वहीं पर अगर हम बात करें रीति मुक्त की, तो रीति मुक्त में क्या है बेटा, रीति मुक्त में देखिएगा, रीति मुक्त में रीतिकाल जिन कवियों ने दरबारी परंपरा, नियमों है ना और लक्षणों ग्रंथों से के बिना स्वच्छंद रूप से रचनाएं लिखी हैं, जो स्वतंत्र कवि थे, जिन पे किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, स्वतंत्र थे, ऐसे कवि जो मुक्त रूप से रहे हैं। देखो नाम ही दिया है मुक्त, रीति मुक्त, तो निश्चित रूप से यहाँ पे रीतियों से जो मुक्त थे, ठीक है। ऐसे कवियों की जो रचनाएं लिखी गई हैं वो आपकी रीति मुक्त में लिखी गई हैं। आइए एक एक करके रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के एक एक करके रचनाकार और उनकी रचनाओं को महत्वपूर्ण रूप से हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो रचना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये पहला जो है रीतिबद्ध। रीतिबद्ध क्या था, रीतिबद्ध क्या है, इसके प्रमुख कवि और इनकी रचनाएं क्या है। तो इसमें रीतिबद्ध में बच्चों जैसे पूछा जाता है कि रीतिबद्ध के प्रमुख मुख्य रूप से कवि कौन थे, रचनाकार कौन थे, तो इसमें आपका सबसे पहले नाम आता है केशव दास का। तो केशव दास की जो प्रमुख रचनाओं में बहुत महत्वपूर्ण है कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है ना, रामचंद्रिका है। ये प्रमुख रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण 3 इनकी पूछी जाती हैं, तो इनको आप लोग इम्पोर्टेंट समझेंगे और इनको नोट भी करेंगे। उसी
उसके बाद इसमें चिंतामणि की, त्रिपाठी की रचनाएं हैं। इनकी आपने देखा है कवि, कुल, कल्पतरु, ये पूरी रचना है। इसके बाद आपने इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये पूरी रचना एक है। उसके बाद काव्य भी। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपकी ये वाली है, कवि, कुल, कल्पतरु। ठीक है। ऐसे ही इन्हीं के भाई थे एक मतीराम। तो मतीराम जी भाई थे। तो मतीराम की प्रमुख रचनाओं में क्या है आपकी ललित ललाम रचना बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आपको तैयार करना है, बाकी की इतनी नहीं। जैसे रसराज है, सत्सई है ना, अलंकार, पंचसिका है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है ललित ललाम। ऐसे ही देव की रचनाओं में भाव विलास महत्वपूर्ण रचना है इनकी। उसके बाद आपकी भवानी विलास, कुशल विलास और काव्यशम। तो महत्वपूर्ण जो है मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, उनको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, उनको याद भी करेंगे। 2 से 4 बार देखेंगे तो आपको ये रचनाएं, जब ऑप्शन आएगा तो आपका प्रश्न ठीक होने के चांस बढ़ेंगे। ठीक है। भिखारी दास की अगर हम बात करें, महान कवि ये भी रहे भिखारी दास। तो इनके काव्य में जैसे इनकी निर्णय से 2 कविताएं महत्वपूर्ण है, एक श्रृंगार निर्णय, एक काव्य निर्णय। ठीक है। यहाँ पे काव्य इधर लिख गया है तो आप लोग इसको इसी में समझें, काव्य निर्णय है। ठीक है। तो यहाँ पे काव्य इस यहाँ आ गया है वो काव्य। तो ये पूरी है काव्य निर्णय भिखारी दास जी की। ठीक है। ऐसे ही पद्माकर भी रचनाकार हुए हैं। पद्माकर, तो ये इसमें देखो जगत विनोद इनकी बहुत अच्छी रचना है। पद्माकर जी की जो रचना है वो इसमें जगत विनोद, पद्माकर की रचना कौन सी बेटा, जगत विनोद, ये वाली है ना, पद्माभरण में महत्वपूर्ण रचना में आती है। तो ये 2 रचनाएं इनकी। प्रबोध 50 महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण रचना आती है इनकी, है ना। तो ये 3 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। और भूषण तो अपने आप में एक महान कवि हुए हैं, इनकी रचनाएं तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भूषण जो कवि हैं, ये मतीराम और चिंतामणि इनके भाई थे भूषण जी के। तो ये तीनों अच्छे कवि थे। तो भूषण जी जो है शिवाजी राजा छत्रसाल दशक, है ना, छत्रसाल थे उनके, और शिवाजी इनके तो बहुत अच्छे दरबारी कवि रहे हैं। और एक भूषण जी की एक कहानी है कि ये इनका जो भूषण वास्तविक नाम नहीं था, इनका वास्तविक नाम भूषण नहीं था। इनको राजा जो चित्रकूट के राजा थे रुद्र शाह, उन्होंने भूषण जी को भूषण की उपाधि दी थी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। और इनके नाम की बात करें तो अभी तक इनका कोई नाम जो है वास्तविक अज्ञात है, पता नहीं चल सका है, ऐसा कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये इनके जब बताते हैं कि ये कानपुर के जो जिला कानपुर है वहाँ के ये एक गांव था, टिकवा गांव था। तो वहाँ पर ये वहाँ के निवासी थे और ये 3 भाई थे। ठीक है। और इनका जो जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी है इनकी। और इन्होंने जैसे शिवराज भूषण, ठीक है, ये देखिए इनके महत्वपूर्ण इतना है। राजा छत्रसाल साल के समय में रहे। तो छत्रसाल दशक, शिवा भावनी, 3 रचनाएं इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आपको तैयार रखना है। ठीक है। तो जैसे इनकी एक आपने पढ़ी होगी पंक्ति, जैसे क्या है, ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर में रहाती हैं, वे 3 बेर खाती थीं, वे 3 बेर खाती हैं, वे नगन जड़ाती थी, वे नगन जड़ाती हैं। इस तरीके से इन्होंने ये आपके यमक अलंकार से संबंधित पंक्तियाँ भी लिखी हैं। ये अब राजा, समय के राजा जो शिवाजी थे, उन्हीं के सम्मान में औरंगजेब के खिलाफ ऐसी पंक्तियाँ लिखे गए हैं। तो ये आज भी पंक्तियाँ अमर हैं। तो ये महान कवि हुए हैं भूषण जी, तो ध्यान रखना है, इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। तो अगला है रीतिबद्ध के प्रमुख कवियों के उनकी रचनाओं के पश्चात बेटा ये है रीति सिद्ध। तो रीति सिद्ध में क्या था बेटा, रीति सिद्ध में मैं बता चुका हूँ, जो ज्ञान की बातें हुई हैं, है ना। रीति सिद्ध में जैसा कि आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे बॉटम में लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे रीति सिद्ध कवियों की रचनाएं श्रृंगार, नीति और अलंकार का अद्भुत संगम है। ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञानी कवि भी हुआ करते थे। ठीक है। बहुत ज़्यादा इनको सिद्ध और ज्ञान था, ज्ञान की प्राप्ति थी, ऐसे कवि भी इसमें हुए हैं। ठीक है। तो इसमें देखेंगे कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हुए हैं, उनको हम लोग
देखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा बोले रीति सिद्ध के प्रमुख रचनाकार कौन है, कवि कौन हुए हैं रीति सिद्ध में, तो रीति सिद्ध में जो प्रमुख रूप से हुए हैं बेटा वो हुए हैं आपके कवि बिहारी। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। ठीक है, ये श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं कवि। और इनकी जो बिहारी सतसई है उसमें कितने दोहे हैं बेटा, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण अपने आप में है। 13 दोहों का अनुपम संकलन है और हम लोग इसको बिहारी सतसई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कहत नटत रीजत, ये दोहे लिखे हैं इन्होंने। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत हैं नैनन से ही बात। ये सब पंक्ति, ऐसी पंक्तियाँ इन्होंने लिखी हैं। ये अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत पंक्तियाँ आती हैं। ठीक है, तो चलिए अगले हैं पृथ्वी सिंह, जिनको हम ऋषि निधि के नाम से जानते हैं। इनकी आपकी प्रमुख रचना 12 मासा, ठीक है, और हिंडोला और अरेल्य जैसी रचना इनकी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। उसके पश्चात कौन है, द्विजदेव। तो बिहारी जी को जरूर याद रखना है। उसके पश्चात बेटा है द्विजदेव। तो ये क्या है, इनकी श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका जैसी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हैं कवि बेटा सेनापति। कौन हुए, सेनापति की रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, तो इनको भी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं सेनापति जी की रचनाएं। कवित्र रत्नाकर इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है बेटा, ये आपको याद रखना है। और काव्य कल्पद्रुम, ये भी रचना इनकी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपके रीति सिद्ध के रचनाकारों की रचनाएं आपने देख ली। ठीक है, चलिए अगला है रीति सिद्ध के बाद है रीति। देखिए कवि भूषण जी की विषय में भी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि भूषण जी जो है, यहीं पे समझ लेंगे, भूषण जी है, उनका असली नाम नहीं था बल्कि एक उपाधि थी। उन्होंने यह उपाधि, उन्हें जो ये उपाधि जो मिली है बेटा, वो कहाँ से मिली है, उनको यह उपाधि जो प्राप्त हुई है वो चित्रकूट के राजा के सोलंकी राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह के द्वारा ये प्रदान की गई भूषण की उपाधि। महाकवि भूषण का जन्म कानपुर के बेटा टिकवा गांव में संवत 1670 सन, और अगर हम ईस्वी की बात करें तो 57 वर्ष के माइनस करने पे 1683 ईस्वी रह जाता है में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। इनके 2 भाई थे, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ, एक मतीराम और दूसरे चिंतामणि। ठीक है, भूषण का वास्तविक नाम अभी तक अज्ञात है, इसकी कोई अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक परिचय है कवि भूषण जी का। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कभी प्रश्न बने तो आपको ध्यान रखना है कि भूषण को, भूषण की उपाधि यानी भूषण नाम से किसने जाना, तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इनको यह नाम दिया था। चलिए आइए बात करते हैं रीति मुक्त की। तो रीति मुक्त में कौन कौन से हुए हैं रचनाकार रीति मुक्त में, तो रीति मुक्त क्या था, जिन मुक्त हो गए, मतलब रीतियों से नहीं, स्वच्छंद कवियों जिसमें हुए हैं, स्वतंत्र कवि रहे हैं, तो जो अपने मन के हिसाब से कार्य करते थे, ऐसे कवि किसमें हुए हैं, रीति मुक्त में हुए हैं। ठीक है, तो आइए पहले इसके अगर पूछे जाए कि रीति मुक्त के प्रमुख रूप से कौन थे, तो घनानंद थे। इनको प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। ठीक है, ये घनानंद थे, प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाओं में सुजान, सागर, विरह लीला और कृपाकंद जैसी रचनाएं इनकी प्रमुख रूप से फेमस है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पूछी जाती हैं। एक नर्तकी थी सुजान, उससे इनको प्रेम था, और ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार के बहुत अच्छे कवि माने जाते थे। तो उसी के वजह से इन्होंने वहाँ उसी के लिए, सुजान के लिए उन्होंने ये रचनाएं लिखी थी। तो ये रचनाएं आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए इनकी एक कहानी है लंबी, किसी दिन वीडियो उसका भी बनाऊंगा कि इन सभी जो रचनाकार हैं इनकी कुछ ना कुछ अपने आप में महत्वपूर्ण कहानियाँ रही हैं, और इनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं, तो उन पर भी मैं आने वाले समय में एक वीडियो ज़रूर बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो तभी क्योंकि जब ये कहानी जब आप समझेंगे इनके, तो इनकी रचनाएं भी आपको याद हो जाएंगी। चलिए ठीक है, चलिए अगले हैं कवि, इसमें आलम हुए हैं, जिनकी ये एक अच्छी रचना है, आलम केली है। ऐसे कवि ठाकुर हुए हैं, इनके ठाकुर ठसक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछेगी।
ऐसे ही कवि बोधा हुए हैं जिन्हें बुद्धसेन के नाम से जाना है जाता है। विरह वारिस और इश्कनामा जैसी रचनाएं इनकी प्रमुख है। तो ये सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है बेटा रीति मुक्त में, इनको सबको याद करना है। और आपसे पूछा जाए कि रीति मुक्त के प्रमुख मुख्य रचनाकार में कौन है, तो आप बताएंगे बेटा कौन है। तो आपका उत्तर क्या होगा? घनानंद। कौन होगा? घनानंद। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये आज हमने रीति काल को समझा और उनकी रचनाकारों को पढ़ा और उनकी रचनाएं को देखा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिए और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।